नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, कक्षा 9 की भूगोल विषय के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अपन नोट्स एंड वन लाइनर जीके की बातचीत कर रहे थे। इसके संदर्भ में अपन ने 2 क्लास लिए, यानी 2 पार्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 9th ज्योग्राफी में अपलोड किए गए, तो वो देख लीजिए। और आज तीसरा पार्ट होगा इसके संदर्भ में, जो भारत का भौतिक स्वरूप वाला दूसरा अध्याय है ना, इसके संदर्भ में। तो इसलिए होगा क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, ठीक है। और अगर आपको वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि वॉइस कम है, तो आप एयरफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सी जगह क्लासें लेने के बाद में इतना ज़ोर से मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि गला काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए। ठीक है। तो स्कूल के बाद में ट्यूशन में, फिर ट्यूशन के बाद में नवोदय की क्लासों में, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए आप हेडफोन यूज़ या एयरफोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो। हम्म तो कल अपन ने जहाँ इसको दी एंड की थी, वापस वहीं से इसी की आज शुरुआत करेंगे। चलो, कल अपन ने हिमालय पढ़ कर छोड़ा था, आज अपन वापस आगे वहीं से शुरुआत करते हैं, हिमालय के आगे। हाँ, तो देखो, प्रायद्वीपीय पठार। अब सबसे पहले बात देखनी कि प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति कहाँ है। तो यहाँ पे स्थिति जो देखी थी वो हिमालय की स्थिति थी, और यहाँ पे देखा था जो अपना उत्तरी मैदान था, और उत्तरी मैदान के जस्ट इधर यहाँ से लेकर के इस तरीके से जो फैला हुआ है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये जो भाग है, इस भाग का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। इस भाग का क्या नाम है? प्रायद्वीप पठार। इस क्षेत्र का जो नाम है, क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठार। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग। अब मैं आपको पहले ही बता चुका कि गोंडवाना भूमि से कौन सी चीज़ें किस तरीके से निर्मित हुई है, ठीक है ना। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, एक तो है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इसके 2 भाग है, एक तो मध्य में जो है यहाँ पे ये ए नंबर पे ये मध्य उच्च भूमि, और उसके बाद में यहाँ जो है ये दक्कन का पठार है। तो 2 चीज़ें, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा ये दक्कन का पठार, इस तरीके से विस्तृत है। उसके बाद में नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका मध्य उच्च भूमि का विस्तार कहाँ से? प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर पश्चिम में, और अरावली से घिरी हुई। तो जैसे इसमें आपको मैं नीचे ले लेता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पे जो बात करें, यहाँ इस तरीके से, यहाँ पे ये जो है ये है अरावली, ठीक है। और अरावली के बाद में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और विंध्य पर्वत के जस्ट दक्षिण की बात करें तो यहाँ हो जाएगी आपकी ये सतपुड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसके यहाँ हिमालय, ऊपर तो हिमालय चला गया, यहाँ अरावली, यहाँ पे विंध्य, और यहाँ पे ये सतपुड़ा, इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। आगे देखो, पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है, और पश्चिम में अगर जाएं तो यहाँ पे ये बिल्कुल मरुस्थल आ जाता है, यहाँ पे पूरा पश्चिमी राजस्थान में। और मध्य इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। तो इस तरीके से यहाँ पे चंबल नदी बहती है, फिर सिंध नदी बहती है, फिर बेतवा नदी बहती है, और फिर कैन नदी बहती है, ठीक है ना। तो ये पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि है वो क्या है? पश्चिम में तो चौड़ी है लेकिन पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी हाइट ज़्यादा है, तो पश्चिम में ये चौड़ी ज़्यादा है, यानी पश्चिम के अंदर चौड़ी प्लस प्लस, और पूर्व के अंदर बात करें तो चौड़ी माइनस माइनस, यानी पूर्व में जाते हुए ये संकीर्ण हो जाती है, इस तरीके से। जैसे देखो, वापस देखो, देखो यहाँ वाला एरिया की बात करें और फिर यूँ अगर इस तरीके से माने तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो पश्चिम के अंदर तो चौड़ा है लेकिन पूर्व के अंदर जाते जाते ये संकीर्ण हो जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। अब इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है, यानी यहाँ पे जो
पूर्वी क्षेत्र में विस्तार है। पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी विस्तार को जाना जाता है क्या नाम? बघेलखंड। क्या नाम दिया जाता है? बघेलखंड। ठीक है ना, बघेलखंड का नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी घाटी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर, और यहीं पे ही एक नागपुर बना हुआ पठार बनाओ जिसको बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार भी यहीं पे पास में ही बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ ये जो है ना, ये इस तरीके से बना हुआ, तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के समान है। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार है जो त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व का विस्तार है। उत्तर में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी सतपुड़ा हो गई। ठीक है ना, उत्तर में कौन सी होगी? सतपुड़ा होगी। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे बात करें तो महादेव पहाड़ी, महादेव के बाद में कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी के बाद में मैकाल की पहाड़ियाँ इसके पूर्वी विस्तार के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल है। तो पश्चिम में ऊंचा भी है, ध्यान रखना, मैं एक एक चीज मैं आपके साथ में बताए हुए चल रहा हूँ। देखो, दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का जो पठार है, इस पठार की विशेषता क्या है कि ये पठार जो है वो पश्चिम में ऊंचा है। देखो यहाँ पे चौड़ा भी है, ऊंचा है, और लेकिन पूर्व में क्या है? ऊंचाई भी कम है और चौड़ाई भी कम है, तो और कम ढाल वाला भी है। तो ध्यान रखना, पूर्व के अंदर कम ढाल है और दक्षिण के अंदर ऊंचा है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है। ठीक है ना, पश्चिम में ऊंचा है, न कि दक्षिण में ऊंचा है। आगे देखो, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी का नाम दिया जाता है। देखो यहाँ जो पठारी क्षेत्र है, देखो यहाँ पे तो आपका है, आपका वो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के बाद में इसको और नाम दिया जाता है बघेलखंड या बुदेलखंड। यहाँ पे जो इस तरीके से पठारी क्षेत्र विस्तृत है जिनको कहा जाता है बघेलखंड या बुदेलखंड। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा है कि इस पठार का एक भाग उत्तरी पूर्वी में देखा जाता है, यहाँ इस क्षेत्र में देखा जाता है, जिसको क्या रूप दिया जाता है? जिसे कहा जाता है मेघालय का पठार, या फिर कार्बी एलोंग का पठार, या फिर उत्तर कचारी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ माना जाता है। जो मेघालय का पठार है वो किससे अलग माना जाता है? छोटा नागपुर के पठार से अलग माना जाता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ इसकी प्रमुख 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी तथा जयंतिया, जो कि किस में स्थित है? आपके इस प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। देखो यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है, और यहीं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के पास इधर तो आपका पूर्वी जो है वो तट स्थित है, यानी घाट स्थित है, और इधर ये इसका पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है ना, इस तरीके से ये तो हो गया पूर्वी घाट। ठीक है ना, ये तो हो गया पूर्वी घाट, और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे। अब जो पश्चिम के घाट है वो पूर्वी घाट के अधिक ऊंचे है, यानी यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है और इनकी ऊंचाई कम है। ठीक है, पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई पर है। ये जो पूर्वी घाट है इनकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है, लेकिन जब पश्चिमी घाट की बात करें तो ये 900 से लेकर के 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, और पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो इसका विस्तार भी इस तरफ है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, और इस शिखर के ऊंचे जैसे अन्ना गुड़ई तथा डोडा बेटा है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो महेंद्रगिरी है। देखो अब यहाँ से मैं इसकी थोड़ी यहाँ पे सफाई कर लेता हूँ, जैसे एक बार आप समझ लेते हो उसके बाद में मिटा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो ये जो है ना पश्चिमी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी है? यहाँ इस तरीके से ऊंची चोटियाँ बनी हुई है। ठीक है ना, मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, यह बाहर आ गया। ठीक है ना, यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये जो है यहाँ पे है अन्ना गुड़ाई। ये कौन है? ये है अन्ना ई मुंडी, अन्ना ई मुंडी। ठीक है, अन्ना गुड़ाई बोल रहा था मैं, अन्ना ई मुंडी और डोडा बेटा, डोडा बेटा।
ठीक है ना। इसमें 2695 का ये अन्नागुड़ई है, अन्नामुंडी है, और ये डोडा बेटा 2633, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है ना। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है ना। आगे देखो, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरॉय तथा जोवेडी की पहाड़ियां। अब पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम के अंदर सेवरॉय तथा ये इसकी पहाड़ियां हैं, किसकी पहाड़ियां, सेवरॉय तथा जोवेडी की पहाड़ियां स्थित है। उंग मंडलम जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता तथा कोई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति भी यहाँ पे स्थित है। कहाँ, कौन से के अंदर, तो प्रायद्वीपीय पठारी के अंदर। तो ये ध्यान रखना, जंगमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता वो भी, और कोडई कनाल जो कि यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर, ठीक है। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता ये पाई जाने यह है कि यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इस क्षेत्र के अंदर दक्कन ट्रैप मृदा पाई जाती है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और इसलिए ये आग्नेय शैल से निर्मित होती है, ठीक है ना। और दक्कन ट्रैप जो काली मृदा होती है वो चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ मैंने वापस मैप दे दिया, जो चीज़ें इसके अंदर आपने पढ़ी है वो चीज़ें वापस इस मैप के अंदर देख के भर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंट निकालो नोट्स तब। तो यहाँ ऐसे इस तरीके से करके इसकी स्थिति दर्शा सकते हो, और यहाँ इस तरीके से यहाँ पे ये पूर्वी घाट, ठीक है, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पे आपकी ऊंची चोटियाँ, यहाँ पे आपकी ऊंची चोटियाँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपकी अरावली, यहाँ पे आपकी विंध्य, यहाँ पे आपकी सतपुड़ा, यहाँ आपका कौन सा पठार, पूर्वी पठार किस नाम से जाना था, नागा का पठार, यहाँ आपके मेघालय का पठार। इस तरीके से वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। और चलो आगे मैप ले लेते हैं। हाँ, ओके। अब अपन पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो हिमालय के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया, उत्तरी मैदान पहले पढ़ लिया, उसके बाद में आप ये अपन प्रायद्वीपीय पठार देखें। अभी देखते हैं भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। तो सबसे पहले आपको अरावली की स्थिति देखनी होगी। यहाँ पे इस तरीके से अरावली है, इस तरीके से। तो अरावली के इस दिशा में जो है वो आपका मरुस्थल है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये है मरुस्थल। तो अरावली दिशा के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, और यहाँ बालू के टिब्बों से ढका तरंगित मैदान है, यानी यहाँ पे कोरी रेत है, ठीक है। और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीलीटर बारिश होती है, लगभग बारिश कम होती है यहाँ पे, यानी 150 बारिश होती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है, यानी कुछ नदियाँ दिखती है, उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती है, यानी बालू में समाप्त हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंचती। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो लूणी नदी है, और यहाँ सबसे ज़्यादा रेत के धोरे पाए जाते हैं, जिनको बरखान कहा जाता है, यानी अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले होते हैं उसको बरखान कहा जाता है। और आप कभी घूमने गए हो क्या बोलते हैं, जैसलमेर की तरफ, तो आपने ये टीलों के बारे में देखा होगा, या सम के दौरे के बारे में सुना होगा, जो कि यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आगे बात करो तटीय मैदान की। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तो यहाँ आपने देखा होगा अरब सागर है, तो अपन पेन सेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। बाइडा गाडो घणो चल के डेरो है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ अरब सागर से ये जो किनारे वाला तट है ना, ये इसको बोला जाता है तटीय मैदान। ये इस तरीके से, तो अरब सागर से ये शुरू होता है और बंगाल की खाड़ी तक समाप्त होता है, ठीक है। ये स्थिति देख ली। उसके बाद में इस मैदान को इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग, अब ये जो इधर वाला अरब सागर वाला है ना, इसके 3 भाग है। सबसे पहले उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकण तट। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जो उत्तरी जो तट है इसको जाना जाता है कोंकण तट से। कौन सा तट, कोंकण तट। ये इधर वाला भाग पश्चिमी तट हो गया, और इधर जो है ये आपका पूर्वी तट हो गया। तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो कोंकण तट कहलाता है, और मध्य में जो है वो कन्नड़, यानी गोवा के आसपास वाला। तो ये आ गया कन्नड़, ठीक है। और सबसे दक्षिण के अंदर बात करें तो मालाबार,
मालाबार। समझ में आ गया? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है और इसे उत्तरी भाग को इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। और यहाँ जो इसका भाग है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और इसका जो दक्षिण का भाग है वो कहता है कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। सिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलाक्षणिक झील है। ठीक है ना? देखो यहाँ देखो, सिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये उड़ीसा के अंदर झील है। कौन सी? सिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, महानदी पर बनी हुई है। आगे बात करें द्वीप समूह की तो अपन को मैप की जरूरत पड़ेगी, तो मैप ले लेते हैं साथ में। हाँ भाई, आगे है द्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप को ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका लक्षद्वीप। उसके बाद में इधर बात करें तो ये द्वीपीय देश हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखो, द्वीपों का ये समूह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। तो मैंने क्लास के अंदर बताया था कि प्रवाल का मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रवाल जीव होते हैं जिनसे इस द्वीप का निर्माण होता है। तो ये जो द्वीप है ये एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। ठीक है। उसके बाद में पहले इनको लकाद्वीप, मिनिका या एमीन द्वीप के नाम से जाना। अब ये जो लक्षद्वीप है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप या फिर एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 के अंदर इसका नाम है वो क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 32 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और कावरंती जो है इस द्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय यानी इसकी राजधानी है। और इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वो एक पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पे एक छोटा सा पिटली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप है जहाँ पे किसी भी प्रकार के मानव का निवास नहीं है। यहाँ केवल एक और पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। उत्तर में जो भाग है उसको कहते हैं अंडमान और दक्षिण में जो भाग है उसको बोला जाता है निकोबार। तो उत्तर वाला भाग अंडमान है और नीचे जो दक्षिण में है वो निकोबार द्वीप समूह है। तो ये थे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश या फिर भूगर्भीय जो स्थिति बनाई गई है भारत की, यानी भौतिक स्थिति क्या किस तरीके से या फिर भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसके अंदर ये सारी स्थिति अपन ने देख ली। अब इसके अंदर अभ्यास प्रश्न कैसे बनते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है। भारत के पूर्वी भाग म्यांमार को सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? उसको पूर्वांचल के पर्वत कहा जाता है। ठीक है ना। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने अभी बताया था मैप के अंदर ऊपर ही बताया था, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। कोंकण, कन्नड़। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या नाम है? कोंकण उत्तरी मैदान, मध्य कन्नड़ मैदान तथा मालाबार कन्नड़ का मैदान। ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पर वो सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, क्योंकि अन्ना गुड़ई हो तो इस तरफ आ जाएगा अन्ना गुड़ई। ठीक है, अन्ना मुंडी है, मैं बार बार अन्ना गुड़ई बोल रहा हूँ इसको, अन्नाई मुंडी। तो ये तो आ जाएगी पश्चिमी घाट की। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है वो महेंद्रगिरी है। तो तीनों में ख ख ख राइट है। आगे देखो, भारत के, अब देखो इसमें वन लाइनर दे रखे हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। ओके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। एक एक करके देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? तो जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। आगे, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनका अभी अपन ने वर्णन देखा। उसके बाद में कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु नदी घाटी से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसका विस्तार है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। और भारत में हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। भारत के उत्तरी हिमालय
किस आकृति का निर्माण करता है? तो भारत के उत्तर में जो हिमालय है वो अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देशांतरी विस्तार के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमालय या फिर हिमाद्री, ठीक है ना। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये औसत ऊंचाई जो है वो आपकी 6000 मीटर है, ठीक है। और हिमालय भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, ठीक है ना। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर 8,848 मीटर किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे देखो, हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत, जो कि कितनी है? 8,126 मीटर। आगे महान हिमालय, कौन सा हिमालय? महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो मध्य हिमालय या फिर निम्न हिमालय। जो ऊपर का सबसे महान हिमालय है ना, इसके दक्षिण के अंदर बात करें तो निम्न हिमालय, और निम्न हिमालय के दक्षिण के अंदर बात करें तो आपका शिवालिक श्रेणी है, ठीक है ना, इस तरीके से। मध्य या निम्न हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है? तो पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है। हिमालय की कौन सी घाटी मध्य निम्न हिमालय का अभिन्न अंग है? तो कागड़ा व कुल्लू की घाटियां जो है वो मध्य हिमालय की जो निम्न हिमालय इसकी सबसे अभिन्न अंग की घाटियां हैं। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना। निम्न हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटियां जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। जैसे ये आपका निम्न हिमालय और उसके बाद में शिवालिक हिमालय, अब इसके बीच में जो घाटियां पाई जाती है उसको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून या फिर पाटली दून, ठीक है। आगे देखो, हिमालय को पूर्व से पश्चिम में किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो पूर्व से पश्चिम के नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सतलुज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और सिंधु के बीच में जो स्थित है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का सतलुज तथा काली नदी के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है काली तथा तिस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। किस हिमालय? नेपाल हिमालय। तिस्ता व देहांग नदी के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है असम हिमालय के नाम से, ठीक है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग माखंड गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पूर्वांचल की पहाड़ियों में किसे शामिल किया जाता है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई, नागा, मिंजो और मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है। भारत में उत्तरी मैदान का निर्माण किन प्रमुख नदियों के द्वारा होता है? तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों से होता है। भारत में उत्तर के मैदान का विस्तार कितना है? तो उत्तर के मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर के मैदान की लंबाई की बात करें तो हिमालय के सहारे इसकी लंबाई जो है टोटल 2400 किलोमीटर है। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप की बात करें तो मांजोली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है ना। दो नदियों के बीच का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो दोआब के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने उपवर्गों में विभाजित किया जाता है? तो उत्तरी भाग को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पहला पंजाब का मैदान, उसके बाद में गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तर के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया। आगे देखो, मैदान का वह भाग जहां पर नदियां भूमिगत हो जाती है वो क्या कहलाता है? वो भाबर कहलाता है, ठीक है। आगे, मैदानों के वे भाग जहां नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है क्या कहलाता है? जिसको तराई कहा जाता है, ठीक है। मैदानों के वे भाग जो पहाड़ वाले क्षेत्र के ऊपर बने तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? वो भांगर कहलाते हैं। भांगर क्षेत्र में पाई जाने वाली चूनेदार मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कंकड़ के नाम से जाना जाता है। उत्तर के मैदान को कौन से प्रदेश गहन के लिए आदर्श होते हैं? तो खादर प्रदेश जो होते हैं गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि जो खादर है वो हर साल नवीनतम मृदा अपने साथ में लेके आते हैं, इसलिए वो मृदा उपजाऊ होती है, ठीक है। बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेप को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। ये बात आ गई ना यहाँ पे कि युवा निक्षेप जो होता है वही, ठीक है ना।
प्रायद्वीपीय पठार किस भूमि का अंग है? तो ये गोंडवाना लैंड भूमि का अंग है, जो कि मैं आपको बता चुका। प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग है? तो 2 भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। नेक्स्ट देखो, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग स्थित है? तो मध्य की उच्च भूमि स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में है? तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है उत्तर पूर्व की दिशा की ओर, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड, ठीक है। मध्य उच्च भूमि की चौड़ाई किस दिशा में अधिक है? तो पश्चिम दिशा में अधिक है और पूर्वी दिशा में कम हो जाती है। दक्षिण का पठार किस आकृति का है? तो दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार आकृति का है। दक्षिण के पठार का आधार किसे माना गया है? तो दक्षिण के पठार का आधार माना गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। दक्षिण के पठार का मेघालय में स्थित भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उत्तर कचार पहाड़ी या कार्बी एलोंग पहाड़ी के नाम से पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के पठार का कौन सा घाट अधिक ऊंचा है? तो दक्षिण के पठार का पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कम, ऊंचाई कम, ठीक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो अनाई मुंडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दक्षिण देखो, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। और भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। अर्धचंद्राकार बालू के टीले किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये बरखान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये बरखान हो गया, तो बरखान के नाम से जाने जाते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का अरब सागर के साथ लगने वाला तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट, कन्नड़ तट व मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का बंगाल की खाड़ी के साथ लगने वाला तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल तट, ठीक है ना। सिल्का झील भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। और भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो सिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो लंका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। और लक्षद्वीप का नामकरण कब हुआ? तो 1973 में हुआ। और लक्षद्वीप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कावारंती जो द्वीप है वो इसका मुख्यालय है या इसकी राजधानी है। पिटीली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे माना जाता है? तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण माना जाता है प्रवाल भित्तियों से, ठीक है। प्रवाल से निर्मित विश्व के सबसे बड़े द्वीप खंड कौन से हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो प्रवाल द्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें अंडमान है वो ऊपर की तरफ है और निकोबार है वो नीचे की तरफ बना हुआ, ठीक है ना। तो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। प्रवालों का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से प्रवालों का निर्माण होता है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बेरेन द्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और आगे बात करें, एक स्थलीय भाग जो 3 ओरों से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो गोवा के दक्षिण में स्थित है वो, उसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अपन ने ऑप्शन में क्या किया है? कन्नड़ किया। यस, गोवा के दक्षिण तट में वो कन्नड़ के नाम से जानी जाती है। तो ये थे आपके दूसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के प्रश्न, ठीक है। यहाँ आपके दूसरे अध्याय के सारे नोट्स एंड जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन तीसरे अध्याय में मिलेंगे, जिसके महत्वपूर्ण नोट्स तथा जीके के जो प्रश्न होंगे उसके अंदर बातचीत करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है उनके अंदर इनका वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ कोशिश है कि ऐप के अंदर जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई दी जाए, लेकिन ऐप में कुछ दिक्कत आने की वजह से मैं उसको लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ। और उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना।